Hello, ladies and gentlemen. Today is our 20th episode, and we had recorded 19 episodes with multiple professionals. And in this 20th episode, for the first time, two professionals are invited on a single platform, one from the GST department and one from the income tax department. Yes, ladies and gentlemen, this is the 20th episode, and we have with us Mr. Deepak Sharma and Mr. Arun Singh Bhati. So we welcome Arun Singh Bhati and Deepak Sharma to our show Professional Talks with Vikash Verma. Hi Vikas, so good to be here. Yeah, hi Arun. Hello Deepak sir. नमस्कार। नमस्कार जी सर। एंड काफी काफी दिन से हम इस टॉक शो का इंतजार कर रहे थे, और हमने जब से थंबनेल रिलीज किया हमारे व्हाट्सएप या यूट्यूब पे, तो उसके बाद में काफी सारे क्वेश्चंस ये भी आए कि सर फर्स्ट टाइम हम कोई जीएसटी और इनकम टैक्स के पर्सन को एक साथ एक वीडियो में देखेंगे। तो वी आर मच एक्साइटेड टू सी बोथ द प्रोफेशनल ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। सो इसके पहले ये 20th एपिसोड है। इसके पहले हमने 19 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं विद मल्टीपल प्रोफेशनल्स लाइक एडवोकेट्स, like from the crew members of the Indigo Airlines, like chartered accountants, company secretaries, IRS officers, IAS officer. This is the first time we are inviting professionals from the background of CPTT and CBIC also. तो Yes, आपका बहुत बहुत मतलब वेलकम है हमारे टॉक शो में। तो सबसे पहले thank you, thank अरुण you. सिंह एंड दीपक शर्मा जी, थैंक यू। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे। दीपक शर्मा जी, हम आपसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। सर मैं राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके। और भरतपुर भरतपुर में ही आपने स्टडीज अपनी स्टार्ट की। हाँ सर, मेरी स्कूलिंग मीन्स 12th क्लास तक मेरी स्कूलिंग है वो भरतपुर से हुई है। उसके बाद में ओके। मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि राजस्थान में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया। अच्छा, तो सर बीटेक का सफर आपने तय किया। बीटेक के सफर में आपने सोचा था कि कभी आप एसएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे फ्यूचर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कैसे अचानक से ये आपके दिमाग में आया कि आफ्टर बीटेक भी आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो? बीटेक करने के बाद में ये फोर्थ जो जो फाइनल ईयर होता है उसके बाद में रियलाइज हुआ कि उधर क्या है कि घर वालों को थोड़ा सा प्रेशर था। लाइक ये कि समाज जो है, समाज, घर वाले, समाज, ये एक ऐसी चीज है कि इंसान उसके मतलब थोड़ा सा उसमें अंडर प्रेशर में आके तो ये रहता है कि फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एमएनसीज में नहीं जाना है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर का वो करना है। तो फाइनल ईयर के बाद में मुझे लगा कि नहीं, यूपीएससी या फिर एसएससी, मतलब दो ही ऑप्शन थे। फिर उसमें ओके। भी ये रहता है कि घर वालों का मतलब अंडर मतलब प्रेशर ये रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी। और ये यूपीएससी जो होता है उसके लिए फील्ड फॉर्मेशन मतलब ग्राउंड लेवल से मतलब चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब एक लास्ट ऑप्शन जो है एसएससी का, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो उसके बाद में फिर लगातार फिर हमने एसएससी, जो कि उसका ही पार्ट है, सीजीएल कमांड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट। ओके। ओके। ग्रेट। आपकी जर्नी कॉलेज के बाद स्टार्ट हुई। तो अरुण सिंह, आपकी जर्नी जो है, तो आपकी जर्नी भी हम्म, कॉलेज के बाद ही स्टार्ट हुई या आपने पहले से ही प्री डिसाइड कर रखा था? नहीं, प्री डिसाइडेड तो कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज। ओके। सो इंजीनियरिंग में तो खैर एक मैं भोपाल से था और भोपाल में आईआईटी की प्रिपरेशन भी करी थी। तो ये तो फिक्स था कि इंजीनियरिंग ही करनी है। सो बट 12th में जब आईआईटी का एग्जाम दिया था तब आई क्लियर्ड एनडीए एज वेल। ओके। बट समहाउ जो एक कॉल लेटर था इंटरव्यू के, एसएसबी इंटरव्यू के लिए, इट डिड नॉट रीच मी विद इन टाइम एंड आई वाज नॉट अवेयर कि यू कैन कॉल फॉर अ डुप्लीकेट कॉल लेटर एज वेल। ओके। सो समहाउ आई मिस्ड दैट चांस। बट जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में मुझे जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स बने उनमें से लाइक हम 4-5 लोगों का ग्रुप ऐसा था जो लोग ऑलरेडी अपीयर हो चुके थे एनडीए में, उनका क्लियर नहीं हुआ था। तो स्टिल और एंट्रीज होती हैं, टेक्निकल एंट्रीज, तो टेक्निकल एंट्रीज के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे। तो somehow वो सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में दे गॉट सिलेक्टेड और दे लेफ्ट इंजीनियरिंग एंड दे ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज। या तो ओके। मेरे अंदर भी ये था कि यार पसंद मुझे था बहुत, तो इंजीनियरिंग
का फिर ये आ गया कि थर्ड ईयर में इधर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट, जिससे कि एमटेक में एडमिशन मिलेगा, या पीएसयूज में जाओगे आप, और यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, और यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज एज वेल। लाइक सीडीएस एग्जाम होता है, एफकैट होता है। देन इंजीनियर्स के लिए एक सेपरेट एंट्री होती है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स अपने आर्मी में ही होती है। देन उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है, जो कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम इज फॉर डिफेंस, फॉर नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, ऑल ऑफ दी सर्विसेज। सो ओके। बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास में, तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि जब डिफेंस सर्विसेज के लिए शुरू से क्रेविंग रही है, तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज ओनली। तो फिर ये हुआ कि थर्ड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दी, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। देन उसके बाद में ये था कि मैं इंटरव्यूज में अपियर हो रहा था। एफकेट हम्म। मैंने क्लियर करा था, प्री फाइनल ईयर में भी क्लियर करा था, फाइनल ईयर में भी क्लियर करा था। मैं अपना देहरादून होके आया था, मैं गांधीनगर होके आया था, देन उसके बाद में कोयम्बटूर भी होके आया था। बट मैं इधर कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट हो रहा था। इसका जो डिफेंस इंटरव्यूज होते हैं जो ऑफिसर एंट्री के लिए, ये पूरा एक 5 दिन का शेड्यूल रहता है एसएसबी इंटरव्यूज का। तो यू इधर गेट सिलेक्टेड एट द फिफ्थ डे, और यू कैन गेट screened out on the first day only, or you can get conference out at the end, fifth day. So ओके। ये सब चल रहा था। अब इंजीनियरिंग के 7th सेमेस्टर में जब फिर कैंपस प्लेसमेंट्स का टाइम आया, तो डेफिनेटली अब जब कोई जॉब है नहीं, तो कैंपस प्लेसमेंट्स में तो सभी बैठेंगे। और जब इंजीनियरिंग अगर आपने करी है, तो सबके दिमाग में ये तो होगा ही यार कि इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं, तो अब जितना पढ़ा है वो कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे यू कैन डिस्प्ले ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इन कैंपस प्लेसमेंट में मैं बैठा, कैंपस प्लेसमेंट में 2 कंपनी में सिलेक्शन भी हुआ था। तो फिर ये प्लान था कि कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, एंड साइमल्टेनियसली आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज एज वेल। सो 2 साल मैं प्राइवेट सेक्टर में था। आई वाज इन गुड़गांव इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। आई वर्कड इन ओके। फ्लो डैनियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके। सो उसमें भी ये हो रहा था कि 2 साल मुझे हो गए थे काम करते करते, और मेरा पूरा फोकस जो था वो डिफेंस सर्विसेज में ही था। But somehow, even after appearing in defense services interview for 9 times, I was not able to clear. एंड ओके। एसएसबी इंटरव्यूज का ऐसा रहता है, एसएसबी इंटरव्यूज का ऐसा रहता है कि आप एग्जैक्टली exactly ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ओके। बिकॉज इसमें वहां कोई रिमार्क्स नहीं साइकोलॉजिकल मिलता? फैक्टर्स। वहां कोई रिमार्क्स नहीं मिलता, नेगेटिव रिमार्क कि कोई भाई इसके कारण आपका रह गया हो? कोई रिमार्क नहीं मिलता है उसमें। उसमें सिंपल ये रहता है कि उसमें सारी चीजें टेस्ट होती हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होती है, आपकी इमोशनल क्वेश्चन चेक होता है, आईक्यू चेक होती है, सारी चीजें चेक होती है। उनको एक सूटेबल ऑफिसर चाहिए जो कि इफ इन केस ऑफ वॉर और एनी कैलेमिटी, अगर वो लीड कर रहा है अपनी पार्टी को, सो ही शुड बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस। राइट, राइट। तो किसी भी फ्रंट पे जो है वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो बट अगर ऐसा है कि उनको अगर कोई बंदा सही लग रहा है, तो वो उसको ले लेते हैं। इवन दो ऐसा मैंने देखा है कि जो लोग अपीयर हुए हैं, जिनको बस ये था कि हम लोग देने के लिए आ गए एसएसबी इंटरव्यू, उनको कोई मन नहीं था कि डिफेंस में उनको जाना है या कुछ, बट उनके अंदर वो क्वालिटीज थी, एंड दे गॉट सिलेक्टेड फॉर एसएसबी इंटरव्यू। उसके बाद में दे हैव समहाउ टर्न इनटू पेट्रियोटिक पर्संस। या तो ओके। ऐसा भी होता है। या तो तो अब आई जब दो थिंक आपने, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट मैं या और दीपक सर दोनों इस चीज को सुन रहे हैं कि अरुण सिंह जी की जो जर्नी है, वो जर्नी जिस तरह से आप बता रहे हो काफी लंबी जर्नी है। तो हम हाँ, ड्यूरिंग द टॉक शो वो सारी जर्नी को कवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे दीपक सर के लिए एक क्वेश्चन है कि दीपक सर ने कभी एसएससी के पहले यूपीएससी ट्राई किया है या नहीं किया? नहीं सर, यूपीएससी ट्राई नहीं किया, बट मैंने कॉलेज टाइम पे एनसीसी में एनसीसी का मैं कैंडिडेट रहा हूँ। तो बीसी सर्टिफिकेट मेरे को मिला है, तो मैंने डायरेक्ट एसएसबी जरूर फेस किया है, जो कि यूपीएससी के थ्रू ही एग्जाम देने के बाद में अच्छा। ये एसएसबी देने जाते, बट यूपीएससी कभी ट्राई नहीं किया। ओके, ओके। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी एंड एसएससी का जो करिकुलम है वो सिमिलर होता है या कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। एसएससी का बिल्कुल अलग है, यूपीएससी का एक अलग लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। एसएससी का उससे डिफरेंट वो थोड़ा सिलेबस कम है। है। यस। ओके। ओके। तो अरुण सिंह जी, एक चीज आप मुझे ये भी बताइए कि एसएससी में जब सिलेक्शन होता है, जैसे आप भी सीजीएल से क्लियर्ड हो, दीपक से भी सीजीएल से जी जी। क्लियर्ड है, बट आप एक अलग डिपार्टमेंट में, वो एक अलग डिपार्टमेंट से है, तो वो डिपार्टमेंट चूज कौन करता है? आपके रैंक्स रैंक्स के हिसाब से डिपार्टमेंट खुद आपको चूज करते हैं,
या फिर आप डिपार्टमेंट को चूज करते देखिए ऐसा होता है कि 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम अपियर हुआ था सीजीएल एग्जाम में। उसके बाद में अभी 2023 सीजीएल जो है और करंटली ऑनगोइंग है, उसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं। तो इस बीच में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, दो बार जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। लाइक 2016 में जो है फिर टायर थ्री जो है इंक्लूड हुआ था, टायर थ्री जो कि बेसिकली एस राइटिंग एंड लेटर राइटिंग हुआ करता था। देन फिर 2022 में उन्होंने पैटर्न फिर से चेंज कर दिया। बट इन सब चीजों में एक चीज ये हमेशा कॉमन रही है कि फाइनल रिजल्ट के पहले आपको सारे डिपार्टमेंट्स की एक फाइनल वैकेंसी आ जाती है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। एक नोटिफिकेशन वो लोग निकालते हैं, तो फाइनल वैकेंसीज आ जाती हैं, सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सी पर्टिकुलर लेवल की पोस्ट है, क्या डेजिग्नेशन है। तो आपको फाइनल सिलेक्शन के पहले ही एक विंडो ओपन हो जाती है। ये करंट ये सिनेरियो है कि जो आप स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पे सबका एक लॉगिन बना हुआ है, सबका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जिसके थ्रू जो भी है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है, और फर्दर जो भी मार्क्स वगैरह आते हैं सब उसमें ही क्या बोलते हैं अंदर लॉगिन करके आते हैं। तो वहीं पे ऑप्शन आता है आपको, एक प्रेफरेंस फॉर्म आता है। प्रेफरेंस फॉर्म में आपको डिपार्टमेंट चूज करना है, कौन सी पोस्ट आपको ऊपर रखनी है वो आपको फिल करना है, और देन फाइनल सबमिट करना है। तो एक पर्टिकुलर 7 डेज की सपोज करिए विंडो है, उस 7 डेज में अगर आप चाहें तो अगर आपको फर्दर किसी से डिस्कशन करना है तो आप जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरी है उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। 7th डे में जब फाइनल टाइम होगा उस टाइम जो भी आपने एंट्रीज फिल करी होंगी वो लॉक हो जाएंगी। उसके बाद में फिर आपके मार्क्स के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट जब भी आएगा, आपको जो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली पोस्ट मिल रही होगी वो आपको मिल जाएगी। ओके ओके। तो जैसे अरुण सिंह ने बताया दीपक सर की 7 डेज का टाइम मिलता है। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे बैंक्स को आपने देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स है या पीएसयू बैंक्स है, उन बैंक्स में 3 साल तक किसी एक एम्प्लॉय को एक जगह पे डेप्यूट करते हैं, 3 साल तक आपको रहना ही पड़ेगा, और 3 साल बाद में उसका ट्रांसफर हो जाता है वहां से। तो एसएससी में भी इस तरह का कुछ सिस्टम है क्या कि आपके ट्रांसफर होते रहते हैं हर 3 साल से? दीपक सर आप बताइए जरा। नहीं सर, उसमें एसएससी में ऐसा है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें सभी डिपार्टमेंट में ऐसा है कि जोन्स बने हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। 20 जोन है, 22 जोन है, किसी में 5 जोन है। तो जब आफ्टर सिलेक्शन वो डिपार्टमेंट जोन एलोकेट करता है और टिल रिटायरमेंट वही जोन रहता है। अभी ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल बैन हो चुकी है लगभग ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में। जो ट्रांसफर पॉलिसी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, बैन हो चुकी है। बस उसमें ओके बस एक ऑप्शन ये बच जाता है कि डेपुटेशन हुआ, डेपुटेशन बेसिस पे, लोन बेसिस पे जो ऑफिसर है या फिर, तो वो अपना स्टेट या फिर अदर स्टेट में या फिर अदर जोन में अगर जाना चाहता है तो वहाँ एक ऑप्शन ये बचा हुआ है। बाकी लगभग सारी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर बैन हो चुके हैं। तो ओके। जो जोन एलोकेट हो चुका है रिजल्ट के बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वही जोन टिल रिटायरमेंट वही जोन रही। अच्छा। और जैसे आप अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, तो काफी सारे ऑफिसर्स की या फिर ऑफिशियल्स की ये विश होती है कि हम इस डिपार्टमेंट में जाएं। तो उनकी जो विश है, ये विश गलत है या सही है? जैसे पहले होता था, डिपार्टमेंट में वर्किंग होती थी, शायद मैनुअल वर्किंग भी होती थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट पे यस सारा काम फेसलेस होता है, मैनुअल इंटरेक्शन नहीं हो पाता जो एसएससीज है उनके साथ में। यस। तो सब लोग एक विश रखते थे कि नहीं, हमारा कहीं ना कहीं लकीली इस डिपार्टमेंट में हो जाए। तो वैसा ही सिचुएशन अभी है या अभी चेंज हो गई है सिचुएशन? नहीं, सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये अभी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि हम इनकम टैक्स में जाके हम ये हमें देखने को मिलेगा, ये हम करेंगे, या एक फिर गलत जीएसटी धारणा रिटर्न बनी में। भी है इस चीज को लेके अभी भी। हाँ। तो बस वो जो क्रेजी, जो मतलब जो क्रेजीनेस है, जो मतलब लोग मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स वो सोचते हैं कि, लेकिन डिपार्टमेंट में जाने के बाद में मालूम चलता है कि यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। तो ये लगभग 4-5 साल पहले से ही ये वर्किंग चल रही है। अभी लगभग सारी डिपार्टमेंट का जो वर्किंग जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले हुआ करता था किसी जमाने में, जैसे कि पहले ये जाना जाता था कि इंस्पेक्टर राज या फिर जो भी है। तो ये जितने भी पिछले 5-6 सालों में गवर्नमेंट ने जो इस गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम किया है वो वैसे सराहनीय काम किया है कि जिससे मतलब क्या है कि ये जो है वहां पे जो वर्किंग है उनके लिए वो चीज एक नेगेटिव वाली चीज है, लेकिन जो अगर आम जनता के लिए हम देखें हम्म। ओवरऑल वो सिनेरियो में, तो वो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। बहुत ही बढ़िया बाकी रहे। उसमें जो, हाँ, जो सोचने का नजरिया है वो कि अरे यहाँ पे ये मलाई वाली चीजें हैं,
ये वो मतलब एटसेट्रा, तो वो सब चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट खत्म खत्म हो हो चुका। चुकी हैं। तो मैं बाकी हाँ सब एस्पिरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स है, उन सबको ये बता देना चाहते हैं हम कि ऐसा हम मिथ लेके बैठे हुए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते थे पहले की तरह, उस तरह का कोई काम होता है, कोई सेटिंग होती है, लेकिन अभी आज की डेट पे सारा काम ट्रांसपेरेंट होता है, सब ऑनलाइन है, इंटरनेट बिल्कुल बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी डिपार्टमेंट अगर इस वे से चूज कर रहा है जो पहले की जो वर्किंग होती है, तो वो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल। अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से डिपार्टमेंट चूज करो। एंड हाँ अरुण true सिंह है। जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि आपको फॉर एग्जांपल ये अभी एक वर्दी मिल रही है, उस वर्दी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बताइए। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या एनग्रेव है वर्दी पे, जो बाकी इंडियन जी पुलिस यहाँ पे ऑफिसर से अलग है। नहीं, ये एक्चुअली में जो है कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज की वर्दी है, तो इस पे जो एनग्रेविंग्स है वो भी कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज की ही रहेगी। ओके, तो इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या रहती है जनरल। इंस्पेक्टर को आप ऐसा मान सकते हैं कि लाइक सपोज करिए हर डिपार्टमेंट में एक कोर जो है बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जहां से काम की कोई भी पर्टिकुलर काम होता है उस डिपार्टमेंट का वो स्टार्ट होता है। तो वो आप कह सकते हैं कि सीबीएसई डिपार्टमेंट, जिसमें कि 3 पोस्ट आती हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर आती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर आती है, एग्जामिनर आती है। तो जीएसटी का जो वर्क देखता है वो जीएसटी इंस्पेक्टर देखता है, जिसको कि इंस्पेक्टर जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज बोला जाता है। तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है जीएसटी इंस्पेक्टर का, से ही जो है काम पूरा जीएसटी का स्टार्ट होता है। देन एक पूरी हायरार्की होती है गवर्नमेंट सर्विसेज में, अगर आप कभी भी काम देखेंगे, कोई भी काम जो है किसी पर्सन को अकेले उसकी अथॉरिटी नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर हर काम की एक कॉम्पिटेंसी डिसाइड होती है पहले से कि अगर ये पर्टिकुलर काम है तो ये इस लेवल तक जाएगा, बिल्कुल लोएस्ट लेवल से स्टार्ट होगे। तो सपोज अगर कोई भी काम है, तो वो अगर मैं अपने सुपीरियर को पुटअप कर रहा हूँ, मैं अपने सुपरिटेंडेंट को पुटअप कर रहा हूँ, तो वो सुपरिटेंडेंट उसको फर्दर जो है उसकी वेटिंग करने के बाद में उस अपने आगे जो है असिस्टेंट कमिश्नर को पुटअप करेगा। असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है कि अगर वो उसकी ही कॉम्पिटेंसी से वो अगर पास हो रहा होगा काम तो वो कर देगा, अदरवाइज वो आगे डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जिस भी लेवल तक वो फाइल जाएगी उस लेवल तक फिर फाइल पुटअप होती है। बट ये है कि काम की स्टार्टिंग जो करनी है वो जीएसटी इंस्पेक्टर को करनी है। ओके ओके। तो यहाँ पे काफी बार ये होता है कि जीएसटी की अगर रेड होती है, जैसे इनकम टैक्स की रेड होती है, तो जीएसटी में भी रेड अभी कभी स्टार्ट हुई है या फिर अभी स्टार्ट होने वाली है कभी फ्यूचर। नहीं, ये जीएसटी में भी जो है इन्वेस्टिगेशन विंग रहती है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी जोन है सब में हर पर्टिकुलर इसमें कमिश्नरेट कहा जाता है, कोई भी अगर एक ऑफिस है उसको कमिश्नरेट बोला जाता है। तो ओके कमिश्नरेट, हर कमिश्नरेट के अंडर में जो है प्रिवेंटिव सेक्शन होता है। प्रिवेंटिव सेक्शन का काम यही रहता है कि जो भी इंटेल हमें मिल रही है, लाइक उस कमिश्नरेट के अंदर जितने भी पिन कोड्स फॉल कर रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर पिन कोड्स में जितने भी कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर करा हुआ है उन सब की इंटेल्स हमको अपने जीएसटी पोर्टल पे दिखाई देती है। तो उस पोर्टल में अगर हमें ऐसा फील होता है लाइक अभी जो है डिपार्टमेंट में सिंपल मतलब मैनुअल काम नहीं रहा है, सारा काम क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स पे हो रहा है, तो एसक्यूएल क्वेरी वगैरह भी यूज करनी पड़ती हैं। तो एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह के बेसिस पे अगर हमें कुछ भी ऐसा इंटेल में शो होता है कि यार इसने पहले जीएसटी रिटर्न में कुछ डेटा शो करा था, अब उसमें ऑल ऑफ अ सडन इतने परसेंटेज डिक्रीज कैसे हो गया है, तो ये सारी चीजें के बेसिस पे, और फिर हमारे इन्फॉर्मर्स भी होते हैं डिपार्टमेंट में, इन्फॉर्मर्स के बेसिस पे भी उनको इंटेल उनको मिलती कुछ है तो रिवॉर्ड उसके। मिलता है, उनको इन्फॉर्मर्स को कुछ जी जी रिवॉर्ड जी, मिलता है, क्या मिलता रिवॉर्ड है मिलता है सब जरा आप गवर्नमेंट। बताओगे। वो जो भी रेड होती है, रेड में फिर जो भी अमाउंट जो है अप्रोप्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर इन्फॉर्मर का जो है उसकी, अगर उसके लिए भी देखिए गवर्नमेंट में हर चीज के लिए एक फंड अलोकेट होता है। ओके उसके अलग 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 हेड्स होते हैं, लाइक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है तो वो सैलरी हेड से जाती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है तो वो आरआरटी करके फंड होता है, रेंट रेट्स एंड ओके। टैक्सेस वहां से जाता है। ऑफिस एक्सपेंसेस फंड होते हैं, वैसे ही एक इन्फॉर्मर के लिए भी फंड होता है, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। तो उस फंड से जो है इन्फॉर्मर को पैसा मिलता है। राइट राइट। तो तो दीपक सर, जैसे अरुण सर ने बताया कि इस तरह से इन्फॉर्मर्स होते हैं, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इन्फॉर्मर्स रहते बिना इन्फॉर्मेट जो इन्फॉर्मेट से रहते हैं तो उनकी विदाउट तो मतलब कोई काम हो भी नहीं सकता है। हैं। ऑनलाइन चीजें हैं, स्क्रूटनी वगैरह करते हैं, उसकी अलावा ये सारी चीजें रहती हैं कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी लेवल पे
कहाँ उनको मतलब रैकी करवानी है या फिर जो भी एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि वो फिर अब उनकी इन्फॉर्मेशन जो रहते हैं उनके द्वारा ही चीजें मतलब उनको क्लियर हो पाती हैं। एक तो ओके। ऑनलाइन स्क्रूटनी जैसा कि अरुण जी ने बताया है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके द्वारा मतलब रेड मारने से पहले पहले की जो ये पहले घटनाक्रम से। है, तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और फिर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना, फिर उसको वेरीफाई करवाना। तो ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, कहीं पे भी रेड करने हम्म, जाती है कोई भी टीम तो उससे पहले पहले बहुत सारी पूरी इंक्वायरी फॉर्मेलिटीज है होती है वो। उसकी, है ना। बिल्कुल और आई थिंक आपके साथ एक लीगल ऑफिसर भी अपॉइंटेड रहते हैं जो हर एक पर्टिकुलर केस और सेक्शन प्रोविजंस को देखते हैं। ऐसा होता बिल्कुल है बिल्कुल लीगल बिल्कुल। ऑफिसर कोई? यस यस, लीगल ऑफिसर्स होते हैं, एडवोकेट्स ओके। होते हैं, गवर्नमेंट जो जितने भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में कोई केस पार्टी जाती है हायर कोर्ट में, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी जिनको जो गवर्नमेंट होती है वो अपने डिपार्टमेंट होता है वो अपनी यहाँ पे फिर उनको पे करता है जो भी उनकी वो रहती है फीस ओके। वगैरह। एंड तो लीगल दीपक सर, ऑफिसर भी रहते हैं। ये आपने बात बताई, एंड उसके साथ एक जनरल एक क्वेश्चन पूछूंगा कि काफी बार क्या होता है, जो टीडीएस जो होता है, आपको पता होगा कि आप तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठते हो रेगुलर बेसिस पे। काफी बार टीडीएस कट कट जाता है हमारे किसी क्लाइंट का, 10% टीडीएस काटते हैं, और साल के अंत में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम पे हमारा अगर टैक्स बनता है तब तो वो टीडीएस से एडजस्ट हो जाता है, और अगर अच्छा। टैक्स नहीं बनता है तो वो टीडीएस का अमाउंट हमें रिफंड मिल जाता है। तो काफी बार हम्म। क्या होता है, किसी क्लाइंट का रिफंड तो आ जाता है 2 दिन 5 दिन के अंदर, किसी किसी का 1 महीने तक नहीं आता। तो इसका क्या प्रोसेस है, कहीं काफी बार टाइम क्यों लग जाता है इतना? ये सर ये टेक्निकल इश्यूज है। अच्छा। सर ये तो आप उसी तरह से बता रहे हैं जिस तरह से हम टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं। नहीं नहीं, इसमें मतलब जो भी क्लाइंट है तो उनके सबकी मतलब जो प्रॉब्लम है वो कुछ भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है हाँ जी। गवर्नमेंट के भी यहाँ पे या डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे कोई भी चीज डिले नहीं होती है, या फिर कोई भी ऑफिसर होता है वो अपनी एंड से डिले उस चीज को नहीं करता है, क्योंकि कोई भी रिफंड आना है तो उस अथॉरिटी होती है तो वो सारी चीजें पहले वेरीफाई करते हैं, कहीं भी वेरिफिकेशन में उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी सस्पिशियस या कुछ भी, अगर कोई टेक्निकल इशू कुछ कोई चीज वेरीफाई नहीं हो रही तो वो उस चीज को होल्ड कर रख देते हैं। होल्ड कर देते, राइट राइट। हाँ, ये नहीं है अभी कि मतलब डिपार्टमेंट के। हाँ अभी सही कह रहे हो, यू आर राइट, बट अभी हमारे केसेस में कई क्लाइंट्स के ऐसे साथ हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूँ तो मेरा रिफंड शायद 20 डेज या 25 डेज में आ गया, बट एक क्लाइंट का 40 to 45 डेज हो गया, अभी तक रिफंड नहीं आया। तो ही इज फॉलोइंग अप विद मी कि सर आप कोई बात करिए, आप कोई बात करिए, बट मैं उनको यही समझाता हूँ कि जो प्रोसेस है डिपार्टमेंट का उसके अकॉर्डिंग रिफंड आ जाएगा, और गवर्नमेंट का पैसा कहीं कहीं स्टक नहीं होता है, जो पैसा है अगर लेट भी होगा तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर देंगे वो आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट अरुण सिंह जी, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे कि कभी आपको इन जी। फ्यूचर में अगर यूपीएससी का मौका मिला, यूपीएससी क्लियर करने का, तो आप अभी जो प्रिवेंटिव ऑफिसर या इंस्पेक्टर की जो जॉब है उससे कभी स्विच होना चाहोगे? जी एक्चुअली मैं 2 बार अपीयर हो भी चुका हूँ यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। ओके। तो तैयारी तो साइड बाय साइड चलती है यार, एस्पिरेशन सबकी होती है, कौन कहीं रुकना चाहता है, सब चाहते हैं कि जो बेस्ट हो सके वो अपन को मिले। तो तैयारी स्टार्ट है, अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है फिर, अदरवाइज काम तो कर ही रहे हैं। ओके। तो दीपक सर, आपको इंटर डिपार्टमेंटल हेल्प मिलती रहती है कई बार, जैसे आपको जरूरत पड़ती है जीएसटी डिपार्टमेंट की मदद की कभी कभी किसी वर्किंग के अंदर? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल, जो जानने वाले का भी फोन आता है कि यार ऐसा हो गया है तो क्या करना चाहिए, अभी इस चीज में डिले हो रहा है। तो बस उसका ये रहता है कि हम एक प्रॉपर, जिससे क्या है कि उसका काम थोड़ा सा जल्दी हो पाए, वो एक रीटअप हो जाए। प्रोसेस है उसको हम समझा पाते हैं, क्योंकि हर इंसान को ये चीजें पता नहीं रहती हैं कि वर्किंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसे कभी जैसे कि कोई छोटा सा पैन कार्ड का इशू है, तो ये है कि उसे कि वे नाम चेंज करवाना है, ये करवाना है, तो ऐसी छोटी मोटी ऐसी चीजें होती हैं कि आम जो पब्लिक है तो उनको नहीं मालूम रहती कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाके क्या किसको अप्रोच करना है, आयकर सेवा केंद्र होता है या जीएसटी सेवा केंद्र होता है, वहां पे जाओ, वहाँ अपनी प्रॉब्लम जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो सारी चीजें उनको छोटी मोटी चीजें बताने से ही मतलब उनका काम इतना फास्ट हो जाता है, नहीं तो
बंदा सोचता है कि अरे यार कहाँ जाएं, कैसे करें। कभी कभी हम्म, ऐसा रहता है, कुछ ब्रोकर्स होते हैं वो थोड़ा सा वो एक उनके मन में वो है कि वही चीजें जो चलती रहती है उनको हम रिजॉल्व करने से उनका मतलब जो इशू है वो थोड़ा फास्ट सॉल्व हो पाता राइट राइट। एंड अरुण सिंह जी, एक चीज आप मुझे बताइए कि जैसे एसएससी आपने की थी, शायद 2016 या 15 में एसएससी आपने किया होगा, या फिर 17 में की होगी। पर एसएससी की सिचुएशन 17 में और एसएससी की सिचुएशन आज 23 में, कुछ चेंजेस आए हैं उसकी क्यूरिकुलम में या कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न में, कि एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या उनको हिंट देना चाहते हो, क्या उनको आप सजेशंस देना चाहते हो जो आज की डेट पे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं, देखिए पैटर्न में तो चेंज आ चुका है। और पैटर्न में एक्चुअली दो बार चेंज आया है। 2016 में भी जैसे मैंने बोला था चेंज आया था, और अभी 2022 सीजीएल से भी चेंज आया है। और 2022 सीजीएल में बस ये था कि 2022 सीजीएल में अब तक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है स्टाफ सिलेक्शन में गवर्नमेंट ने रिपोर्ट करी थी। बट अभी 2023 सीजीएल जो चल रहा है उसमें फिर से जो वैकेंसीज रिड्यूस होकर जो नॉर्मल एक 7.5 to 8 के वैकेंसीज आती हैं वो आने लगी हैं। तो कभी कभी अगर सब वैकेंसी ज्यादा रिपोर्ट होती हैं तो उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है एग्जाम क्लियर करना। लाइक एटलीस्ट कोई वैकेंसीज तो आपको मिल सकती है। बट यूजुअली जो ग्रुप बी वैकेंसीज रहती हैं जो मेनली किसी भी पर्सन का टारगेट रहता है, अगर वो स्टाफ सिलेक्शन के लिए अपियर हो रहा है तो वो यही चाहता है कि यार मेरे को पे लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाए। तो उसके लिए तो स्टार्टिंग से ही नॉर्मली 1.5 थाउजेंड और 2,000 के अराउंड वैकेंसीज रही हैं, और उसके लिए फिर जो कंपटीशन रहा है वो टफ होता ही जा रहा है। यही ओके। सीन है उसका। अभी अभी आप सही बता रहे हो, बट सिंस यू बिलोंग टू मध्य प्रदेश एमपी, एंड दीपक सर बिलोंग्स टू राजस्थान, एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू राजस्थान। तो बट मैंने राजस्थान और एमपी में ये चीज ऑब्जर्व की है, यहाँ के जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट्स है, वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है उनका। इसका क्या मतलब महत्व, रीजन, मतलब मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, दीपक सर आप बता सकते हो? जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में विकास जी मैंने एक चीज कही थी कि जो जितने भी जो यंगस्टर हैं वो एक समाज के जो सामाजिक जो जीवन है ना उसमें वो बंधे हुए हैं। वो प्रेशर वाला सीन है। और सबसे बड़ी बात है कि बस लोग जो खासकर एमपी हुआ, राजस्थान में भी, राजस्थान इतना बड़ा है लेकिन फिर भी कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ इतना रुझान नहीं है। तो रुझान नहीं है, केवल राइट। जो मेरिट लिस्ट हैं उनको छोड़ के अगर टाउन, तहसील या फिर किसी भी लेवल लेवल पे हम देखें तो वहाँ जो यंगस्टर हैं उनका रुझान केवल गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ है। और इसके चक्कर राइट। में मतलब अब 100 कैंडिडेट हैं, वैकेंसी निकल रही हैं 10, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक इतना हाई हो चुका है। बहुत बहुत हाई हो चुका है, और इनफैक्ट मैं कई बार देखता हूँ, जैसे कई कॉम्पिटिटिव क्लासेस में इतना ज्यादा रश हो चुका है। और इनफैक्ट आजकल तो यूट्यूब के वीडियोस भी आप देख रहे होंगे, काफी सारे व्यूज आते हैं इन सबके, अगर एग्जामिनेशन पैटर्न्स की बात करें। तो राजस्थान में तो है ही, और एमपी में भी है। इसका मेरे हिसाब से अरुण सर, मेरे को जो मेन रीजन लगता है वो लगता है कि शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। जैसे बॉम्बे में अगर बात करें, अगर हम, काफी बार आप बॉम्बे भी रहे हो, मैं भी बॉम्बे रहा हूँ, जी वहां जी आपने जी। देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब का जो प्रभाव है महाराष्ट्र में, वो कम है एज कंपैरिजन टू राजस्थान और एमपी। या अगर इन स्टेट्स की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कंपनीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, काम नहीं है। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ शायद आई थिंक रुझान करते होंगे, ये एक शायद कारण हो सकता होगा एक। डेफिनेटली डेफिनेटली। यार, अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप विकास जी एमपी यही। की बात एमपी की हाँ अगर भाई। आप बात करेंगे तो अगर इवन आप अगर स्टाफ सिलेक्शन की भी अगर बात करेंगे तो एमपी का अगर आप ओवरऑल सिलेक्शन रेट देखेंगे तो एमपी का 1% सिलेक्शन भी मुश्किल से ही निकलेगा। लाइक एमपी के जो बच्चे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में भी जो है इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा। हम्म। और अगर आप ओवरऑल एमपी में देखा जाए तो अगर आप इंदौर और भोपाल को छोड़ दे तो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी जो है एमपी में ऐसा ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अब इंदौर में जो है प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है तो इंदौर में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी क्रिएट हुई हैं। बट स्टिल जो है वो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है आईटी सेक्टर तक ही। अब हर बंदा तो इंजीनियरिंग कर नहीं रहा है। बीकॉम बीएससी बहुत सारे क्या बोलते हैं, कोई भी ऑप्शन इंसान चूज कर सकता है, बट उसके अकॉर्डिंगली अगर इंसान को जॉब नहीं मिलेगी तो वो एक क्या बोलते हैं दिक्कत हो जाती है। और जो वैकेंसीज एमपी में तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट में भी रेगुलर वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं होती हैं, तो वो एक दिक्कत हो जाती है।
तो घुमा ओके। फिरा के इंसान जो है वो मेट्रो सिटीज में ही मूव करना पड़ता है, फिर मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और अभी तो सीन यही चल रहा है कि घुमा फिरा के आईटी सेक्टर ही बूम पे है, तो हर कोई आईटी में ही स्विच कर रहा है। इवन अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किसने करी है तो वो आईटी सेक्टर में ही स्विच कर रहा है। तो वही अगर कोई एम्प्लॉयमेंट भी अगर रिपोर्ट हो रहा है तो मेजर पोर्शन उसका जो है वो आईटी सेक्टर ही प्रोवाइड करा रहा है। ओके। ओके। तो दीपक सर, जैसे अरुण सर ने बताया कि आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, एंड उसके साथ साथ एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि जैसे आप कुछ बताना चाह रहे हो तो आप अपने इनपुट्स दे सकते हो दीपक, अरुण सर के पॉइंट्स पे। यही है कि जैसा कि पता है अभी राजस्थान की सिनेरियो से अगर देखा जाए तो राजस्थान में तो कहीं नहीं लगता कि कोई आईटी सेक्टर इस तरीके से बूम कर रहा है। ये एक वो है किसी मतलब यही एक रीजन है कि जो परिवार में जो सीनियर होते हैं भाई पापा और जो भी एक्सेट्रा, तो वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि यार यहाँ पे कुछ है नहीं कर, बच्चा क्या करेगा बड़ा होने के बाद में। अब ये कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, चेन्नई हुआ, जो मेट्रो सिटीज है वहां नहीं भेज सकते। राइट। तो वहां पे जाने के लिए पहले स्कूलिंग मतलब अगर देखा जाए तो स्कूलिंग भी अच्छी चाहिए, फिर उसके बाद में कॉलेज लाइफ है वो भी बहुत मतलब यहाँ अगर राजस्थान में देखा जाए तो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो भी उनका भी लेवल कुछ खास नहीं है। और फिर कॉलेज है तो दो चार कॉलेजेस को छोड़ के तो कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे मल्टी जो एमएनसी आती हो, प्लेसमेंट होते हो। यहाँ कोई राइट। ऐसा और कोई जैसे कि आईआईएम या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। इवन मतलब एमएनसी चलो आईआईएम से और ये तो फिर बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हो गए। लोकल मतलब इतना वो नहीं है कि अगर कोई छोटी मोटी अगर किसी को 25-30 हजार रुपये की अगर घर में बैठ के अगर कोई बंदा चाहे कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लूँ, उसको 25-30 हजार रुपये की जॉब मिल जाए। इवन ऐसी कोई कॉलेजेस भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, बस नाम का ये है कि ये एमबीए हो गया नाम का, हम्म। बस वो है कि हाँ अपने बच्चे ने वो कर रखी। तो इस वजह से ये रहता है कि घर वाले चाहते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाए, गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ जाए, कम कम से से कम जॉब कम सिक्योर्ड हो, फ्यूचर सिक्योर्ड हो। ये बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल एक फिक्स सैलरी से अपना फैमिली की प्लानिंग कर सकता है, घर की प्लानिंग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो एक क्वेश्चन दोनों के लिए ये है कि आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा, शायद अरुण सर के साथ तो हुआ ही होगा, कि जैसे अपने पास क्या है कि जैसे बैंक की जॉब काफी बार हाथ में रहती है, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे पीओपी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो, बैंक की जॉब भी हाथ में रहती है और एट द सेम टाइम एसएससी भी क्लियर्ड रहते हैं। तो उनमें से कौन सा सेक्टर चूज करना चाहिए अपने को, ये काफी बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। इनफैक्ट मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन जो बैंक में भी सिलेक्टेड है, जो एसएससी में भी सिलेक्टेड है, बट कौन सा डिसीजन उनको चूज करना है, वो कैसे हम डिसाइड कर पाए। यार ये थोड़ा सा फिर पर्सनल इसमें प्रेफरेंस भी आ जाती है, और थोड़ा सा ये जेंडर बायस भी मैं बोलूंगा थोड़ा है। क्योंकि बैंक्स में यूजुअली ये रहता है, मैं तो खुद स्टेट बैंक में काम कर चुका हूँ, मैं स्टेट बैंक में पीओ रहा था 2016 बैच में। तो सीन ये रहता है कि वर्कलोड उसमें काफी रहता है, टाइमिंग्स कुछ फिक्स रहती नहीं है, तो अगर आप ऑफिशियल लेवल पे आपकी एंट्री है तो उसमें ट्रांसफर्स भी बहुत ज्यादा है और काम का लोड भी अच्छा खासा है, और टाइमिंग्स भी रात को अगर आपको लेट रुकना पड़ रहा है तो थोड़ा सा फैमिली लाइफ का इशू हो जाता है, लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती है। और वहीं पे अगर आप लाइक मेल कैंडिडेट हो तो उस केस में तो ये है कि वो ट्रांसफर भी आपका कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी अगर उनको लगेगा कि यहाँ शॉर्टेज है वहाँ ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ट्रांसफर्स में। तो यहाँ पे फिर ये हो जाता है कि वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप स्पाउस ग्राउंड पे या कोई भी ऐसा रीजन कोट करके आप ट्रांसफर ले सकते हो। तो ये एक सिनारियो हो जाता है। दूसरा फिर ये है कि अगर आपको इन सबको छोड़ के लाइक एक स्टेबल थोड़ी जॉब चाहिए, जो कि अगर आप देखा जाए तो स्टार्टिंग अगर आप 4600 ग्रेड पे स्टार्ट कर रहे हो स्टाफ सिलेक्शन से अगर कोई जॉब लेके, तो वो बहुत अच्छी डिसेंट आपको एक लोकेशन का भी बहुत दिक्कत जाती है कि लोकेशन आपको मेजर सिटीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स उनमें पोस्टिंग मेजर सिटीज में मिलती है। तो मेजर सिटीज में आपको काम करने को मिलेगा। और अगर ट्रांसफर्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर्स भी लाइक जोन अगर आपको कोई एक मिलता है तो उसमें मेजर सिटीज में आपका ट्रांसफर होगा। बहुत कम ऐसी वैकेंसीज है जिसमें ऑल इंडिया ट्रांसफर है। लाइक ईडी में ऑल इंडिया ट्रांसफर है, तो ईडी अगर आपको मिलता है तो उसमें आपका ऑल इंडिया ट्रांसफर होगा।
बट बाकी सारी वैकेंसीज लाइक जीएसटी इंस्पेक्टर में भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर जोन मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर जोन में जो मेजर सिटीज है वहां पर ही आपको रहने को मिलेगा। तो और वहाँ टाइमिंग्स का भी एज सच मतलब इशू नहीं रहता है, अगर अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्रा वर्क आ रखा है, कोई रिपोर्ट या कुछ आ रखे है, तो लीव्स का भी कोई इशू नहीं रहता है। आपको प्री सैंक्शन नहीं करवानी है लीव्स। और ओके। बैंक में ये दिक्कत हो जाती है कि अगर आप कोई भी दिन छुट्टी अगर ले रहे हो तो आपको पहले से बतानी पड़ती है, तो वो एक इशू हो जाता है। और बैंक्स ओके। में भी फिर अगर प्रमोशन का देखा जाए तो प्रमोशन हर बैंक में सिमिलर नहीं है। लाइक मैं स्टेट बैंक में था, तो स्टेट बैंक में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। स्टेट बैंक में तो इवन अगर आप क्लरिकल पे भी ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपका प्रमोशन हो जाएगा, और प्रमोशन एस्पेक्ट्स भी उसमें बहुत अच्छे हैं। वहीं पे अगर आप कोई दूसरे बैंक में हो तो वहां पे प्रमोशनल एस्पेक्ट्स उतने अच्छे नहीं है। तो अगर कोई इंसान मॉनेटरी वाइज अगर सोचता है कि वो काम को हैंडल कर सकता है और मॉनेटरी उसको जो बेनिफिट्स चाहिए, तो उस हिसाब से तो वो बैंक में कंटिन्यू कर सकता है। बट ओके। अगर उसको थोड़ी सी लाइफ बैलेंस करनी है तो स्टाफ सिलेक्शन की तरफ वो जा सकता है। ओके। आपने दोनों ऑफिसर्स आप यहाँ पे आए और आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, काफी पेशेंटली आपने उनके आंसर्स दिए। काफी बार गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने अकॉर्डिंग आंसर्स देते हैं जो क्वेश्चंस उनको समझ में आते हैं, बट आपने फिर भी आंसर्स दिए। और जितने भी क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे, वो हमारे व्यूवर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, जो भी ये वीडियो देखता है, जो टॉक शोज देखते हैं। और ये 20th एपिसोड है, इसमें फर्स्ट टाइम ऐसे कि दो प्रोफेशनल्स के साथ मेरा टॉक शो हो रहा है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप मेरे टॉक शो में आए, और आपने आपने जो अपनी क्यूरिकुलम की जो इनपुट्स है जो यहाँ पे दिए, वो डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। इट आप वाज आप ग्रेट, ग्रेट टू बी है। या आप हमारे टॉक मैं शो के इनिशिएटिव के लिए क्या बताना चाहोगे, दीपक सर? ये वाला एपिसोड है ये तो काफी अच्छा है एसएससी एस्पिरेंट्स के हिसाब से। क्योंकि देखो आजकल जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं, अगर देखा जाए जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट अपियर करते हैं इस एग्जाम को। राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये है। और मैं जो भी कैंडिडेट है जो इस वीडियो को देखे तो उसके बाद में कभी उसे ऐसा लगे कि एसएससी के बारे में कोई भी चीज, कोई भी क्वेरी है सिलेबस के रिगार्डिंग आफ्टर क्लियर द एग्जाम, तो कुछ भी है तो मैं मेरे से या फिर अरुण सिंह भाटी जी कभी भी कोई भी एनी क्वेरी तो वो पूछ सकता है।